नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से में स्वागत है। आज संडे है और संडे को न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो तो नहीं आता है, लेकिन आपके आंसर राइटिंग और गाइडेंस रिलेटेड वीडियो तो ज़रूर ही मिलेगा आपको। और एनसीईआरटी चूँकि अभी बच्चे दुर्गा पूजा में व्यस्त हैं तो देख ही नहीं रहे हैं, इसलिए मैं नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। लेकिन चिंता मत कीजिएगा, मैं कंप्लीट सारा ही करवाऊँगा। आज मैं आपको 2 से 3 आंसर दिखाऊंगा। अपना पेड ग्रुप एक छोटा सा चलता है, जिसके आंसर से मैं आपको बताने की हर बार कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से निबंध लेखन या आंसर राइटिंग की जाती है। कुछ अच्छे आंसर और कुछ ऐसे आंसर जिनमें सुधार की संभावना होती है, वो मैं लेकर आता हूं आपके लिए। और यकीन मानिए, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आपके लिए। अगर आंसर राइटिंग आप सीखना चाहते हैं तो, मैं सीखना शब्द बार बार यूज़ कर रहा हूँ, सीखना चाहते हैं तो ओके। आंसर राइटिंग कोई एक दिन का नहीं होता है, आप बार बार लिखने की कोशिश करेंगे तब जाकर एक बेहतरीन आंसर निकलता है। सवाल रेगुलर देता हूं मैं पेड ग्रुप में, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक रहता है, या इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कीजिए तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। कहाँ पर? तो आपके आंसर राइटिंग ग्रुप में, ओके। और पेड है, 199 पर मंथ का है, तो इसलिए आप उसको ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल को। उसके बाद से 2 से 3 आंसर मैं लाया हूँ। कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ एवरेज भी होंगे, और कुछ में ज़्यादा सुधार की संभावना होगी, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। आप भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जिन जिन का मैं आंसर दिखा रहा हूँ, इन सभी ने बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया है। नो मैटर कि वो अच्छा है बुरा है, लेकिन बहुत सारे लोग तो जीवन भर सोचते ही रह जाते हैं। जीवन भर नहीं, जब तक तैयारी करते अब मैं लिखूंगा या लिखूंगी, और समय बीत जाता है उनका, फिर पीटी मोड में आ जाते हैं। तो लिखेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, सीधी सी बात है, ओके। पहली बार में इन्होंने इतना अच्छा नहीं लिखा होगा, इन्होंने बार बार लिख लिख के सुधार किया होगा, तब जाके यहाँ पर पहुँचे होंगे, ओके। सवाल पढ़िए क्या है। सबसे पहले सवाल के डिमांड को जानना बहुत ज़रूरी होता है आंसर राइटिंग में। सवाल के डिमांड को अगर आप नहीं जान पाएंगे तो आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं दिखाऊंगा आपको, जातिगत जनगणना जातिगत आरक्षण की और जातिगत आरक्षण को और भी अधिक प्रासंगिक बनाएगा, स्पष्ट कीजिए। मैंने सवाल दिया था, ये सवाल मैंने कम्युनिटी पर भी पोस्ट किया था कि जातिगत जनगणना जो है, जो बिहार में कास्ट सेंसस हुआ है, या पूरे देश भर पर कास्ट सेंसस कराने की बात की जा रही है, तो कास्ट सेंसस जो है कास्ट रिजर्वेशन को और भी ज़्यादा लॉजिकल और इम्पैक्टफुल बनाएगा, या और भी ज़्यादा प्रासंगिक बनाएगा। इसके बारे में आपको लिखना था, स्पष्ट करना था कि भाई इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए, ओके। चलिए इनका इंट्रो पढ़ते हैं कि क्या है। हाल ही में हुए बिहार में जातिगत जनगणना। पहली नज़र में अगर मैं इनका पूरा पढ़ दूंगा आंसर तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन यही चीज़ होती है, यही एक अच्छे से चेक करने वाली खासियत होती है कि वो आंसर में खामी निकाल पाए, ठीक ना। हाल ही में हुए बिहार में जातिगत जनगणना में इससे ये चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। जाति आधारित सर्वेक्षण बिहार सरकार द्वारा 7 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। सरकार ने कहा कि इसमें सामाजिक आर्थिक गतिविधियों और स्थितियों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करने एवं वंचित समूहों के लिए बेहतर नीति और योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। देखिए, इन्होंने बहुत ही अच्छा इंट्रो लिखा है। क्यों? मैंने हमेशा बोला था कि जब भी करंट से रिलेट करके सवाल पूछा जाए तो किस परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछा गया उसको इंट्रो में डालने की कोशिश कीजिए। जातिगत जनगणना और जातिगत आरक्षण इसीलिए पूछा जाएगा भी क्योंकि बिहार में जातिगत सर्वे का पहली बार पब्लिकली डेटा जारी कर दिया गया है, और उसके कारण से क्या है तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्षी पार्टियां मेन चुनावी मुद्दा इसको बनाना चाहती है, यानी कि सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक कौन सा है इस विषय में, तो वही है कि ये बिहार में ऐसा ऐसा हुआ है इसलिए चर्चा में है। इसको पढ़ते ही जो चेक करने वाला वो ये समझ जाता है क्यों क्वेश्चन दिया गया था, ओके। चलिए, इनका इंट्रो अच्छा था। देखिए क्या लिखा हुआ है आगे कि पूर्व में 2011 में केंद्र सरकार ने एक ऐसी ही सर्वेक्षण किया था, पर उसके आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया था। 2011 में भी जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन उसके ओबीसी के आंकड़ों को, SC ST के आंकड़े तो जारी किए थे केंद्र सरकार ने, यही कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उन्होंने ओबीसी के आंकड़ों को जारी नहीं किया था, ठीक ना। अगला क्या लिखा है कि जातिगत जनगणना जातिगत आरक्षण को और भी प्रासंगिक बनाएगा। बस यहाँ से इनका समझना शुरू कीजिए कि क्या इन्होंने लिखा। आप भी यही लिखते, आप भी तो यही लिखते कि जातिगत जो जनगणना है उसके सकारात्मक पहलू नकारात्मक पहलू, जबकि ये सवाल है पूछा ही नहीं गया है। सवाल में जातिगत जनगणना का सकारात्मक नकारात्मक पहलू नहीं पूछा गया है। सवाल है पूछा गया कि कास्ट सेंसस जो है वो कास्ट रिजर्वेशन को किस प्रकार से इफेक्ट करेगा, पॉजिटिव इफेक्ट करेगा, निगेटिव इफेक्ट करेगा, किस प्रकार से उसको और भी ज़्यादा लॉजिकल बनाएगा, प्रासंगिक बनाएगा, ये बताना था आपको।
नीचे तबके के सामाजिक वर्गों को आगे की पहल। यदि कोई सामाजिक वर्ग वंचना का शिकार है तो उसे मुख्य धारा में आने का सबसे प्राथमिक कार्य जनगणना ही है। चलिए ठीक है भाई, ये तो इन्होंने लिखा है। पक्ष में तर्क, जो सामाजिक वर्ग वंचित हैं उनके बीच में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। जातिगत जनगणना के माध्यम से समय रहते इन असंतोषों को आप उनका निदान किया जा सकता है। ओके ठीक है, नाप कर निदान किया जा सकता है। विकास मुख्य धारा में शामिल कर रहे हैं तो जो जाति किसी कारणवश मुख्य धारा से छूटती जा रही है, जैसे शिक्षा से वंचित है, उसे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो ये तो जातिगत कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं ये लोग कि कास्ट सेंसस के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ये थोड़ी ना पूछा गया था आपसे। इनके पॉइंट्स गलत नहीं है, लेकिन पॉइंट्स इस आंसर के लिए, इस सवाल के लिए रिलेवेंट नहीं है। इस सवाल का आंसर थोड़ा सा अलग होना चाहिए था। आपको भी ये चीज़ लग रहा है? इसमें ये बताना चाहिए था कि जो कास्ट संबंधी आंकड़े जारी किए गए हैं उसका जो है वो आने वाले समय पर आप जातिगत आरक्षण में किस प्रकार से आप देखते हैं कि वो प्रभाव डालेगा। क्या पॉजिटिव प्रभाव डालेगा, क्या नेगेटिव प्रभाव डालेगा, क्या कास्ट सेंसस जो है वो रिजर्वेशन सिस्टम को और भी अच्छा बनाएगा। ऐसे लोग जिनको कास्ट सेंसस के साथ साथ इकोनॉमिक डेटा भी लिया गया है, यानी कि उसी कास्ट में ओबीसी वर्ग में ही अगर सब कैटेगराइज उसको करना होगा तो क्या वो रिलेवेंट होगा ज़्यादा। क्या जो विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं कि जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी, तो क्या ये सही होगा। उस हिसाब से तो एसटी वर्ग जो सबसे पिछड़े वर्ग हैं उनको तो मात्र 1% हिस्सेदारी मिलेगी सरकारी नौकरी में, और जो जनरल वर्ग है उनको 15% हिस्सेदारी मिलेगी सरकारी नौकरी में। तो क्या ये सही होगा, क्या ये सोशल जस्टिस होगा। इस तरह के तर्कों को आपको लिखना था और समझाना था इस सवाल में। ओके, इन्होंने जातिगत जनगणना के पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं और कुछ पॉइंट इनके बहुत अच्छे हैं, नो डाउट अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ पॉइंट इनके इरेलेवेंट हैं। इसीलिए इस आंसर को मैंने बोला था कि आंसर आपने सही लिखा है, प्रयास बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये 100% आपका सवाल के साथ मैच नहीं करता है। जैसे देखिए, वंचित वर्ग के विभिन्न जातियों के मध्य विसंगतियों का समाधान करना। पूर्व में इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि ओबीसी में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति का समय समय पर अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि उन्हें ओबीसी से निकालकर सामान्य वर्ग में शामिल किया जा सके। ये इसकी तो बात ही नहीं की गई थी। ये तो कास्ट सेंसस की बात ही नहीं है। सिर्फ उन्हीं वर्गों या उपवर्गों को सरकारी सहायता मिले जो सही में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक शक से वंचित हों। ये बिल्कुल रिलेवेंट पॉइंट है, बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट है ये। ओके, तो आगे देखिए क्या है। जातिगत जनगणना के नकारात्मक पहलू में इन्होंने क्या क्या लिखा है। आरक्षण के मुद्दों को बल मिलेगा, ठीक है, इससे बल मिलेगा। जाति आधारित राजनीति बढ़ेगी। क्या लिखा है, जातियों के बीच अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा होगा, समाज को बांटने की भूमिका, उच्च जातियों का निम्न जातियों के प्रति द्वेष, अस्पृश्यता और शारीरिक अलगाव अधिक बल मिलेगा। बहुत ही अच्छे पॉइंट है, शानदार पॉइंट है इनके। आगे क्या लिखा है कि जातिगत आरक्षण से आगे देखिए क्या लिखा है, पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। कोई मैं यहाँ पर एवं टाइम पास करने नहीं आया हूँ। बोर्ड नहीं है, क्लासरूम नहीं है अपने पास, और आप दूर गांव देहात में बैठे हुए हैं। आपको आंसर राइटिंग कोचिंग वाले नहीं सिखाएंगे पैसा लेकर, मुझे पता है, क्योंकि उनको खुद नहीं आता, और आता भी है तो नहीं सिखाएंगे। आंसर राइटिंग आप इसी तरह से सीख सकते हैं, दूसरों के आंसर को पढ़कर, उनमें खामियों को निकाल कर, उनके अच्छे पॉइंट्स को सीख कर। जातिगत आरक्षण से राज्य के पास सामाजिक श्रेणी से संबद्ध जो आंकड़े होने चाहिए जिनके आधार पर सामाजिक उत्थान कार्यक्रम चलाया जा सके। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। दुनिया भर में देश इस तरह के अभ्यास को अपनाते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका और वगैरह का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है जो कि सही था इनका एग्जाम्पल, और उसके बाद इन्होंने अम्बेडकर जी को वगैरह को कोट किया है जो कि अच्छा लिखा था। ये क्या था, ये एक आंसर मैंने आपको दिखाया जिन्होंने जातिगत आरक्षण पर इंट्रो बहुत ही शानदार लिखा है, और अगर पहले दृष्टया हम पढ़ेंगे तो इस आंसर में आपको कोई खामी नहीं दिखेगी। लेकिन ये आंसर क्या है, तो जो सवाल पूछा गया उसके अकॉर्डिंग रिलेवेंट नहीं है। इसमें पूछा गया है कि कास्ट सेंसस जो है, अभी मैं पढ़वाऊँगा आपको एक आंसर, कास्ट सेंसस जो है ये किस प्रकार से कास्ट, बार बार मैं यूज कर रहा हूँ, कास्ट रिजर्वेशन को और भी ज़्यादा वैलिड बनाते हैं या और भी ज़्यादा लॉजिकल बनाने के लिए मदद कर सकता है। उसका पक्ष में भी पॉइंट लिखना था और विपक्ष में भी पॉइंट लिखना था आपको। विपक्ष में क्या पॉइंट लिख सकते थे कि अभी एसटी को अधिक रिजर्वेशन मिला हुआ है, और कास्ट सेंसस के आधार पर जितनी संख्या उतना अगर हिस्सेदारी दिया गया तो एसटी को मार्क 1% मिलेगा रिजर्वेशन, जो कि क्या होगा, जो कि कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस का उल्लंघन करेगा। तो यह पॉइंट समझ गए होंगे। अगले आंसर पर मैं ले चलता हूं आपको। चलिए इस आंसर को अब पढ़ते हैं, ये भी उसी सवाल पर है। एक और सवाल है अपना 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो है, मैंने बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया था, उसके ऊपर पूछा हुआ है मैंने। आप वही उसको लिखने की कोशिश कर सकते हैं अगर आपको लिखना है तो। मैंने ये पूछा हुआ था और उसका आंसर मैं दिखाऊंगा, उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग, डिटेल में समझेंगे।
कि लखनऊ अधिवेशन जो है उसमें लीग और कांग्रेस के बीच में जो समझौता थी, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इस पर मैंने लिखने को दिया था, बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिखा है, लेकिन बहुत कम बच्चों के आंसर जो हैं वो रिलेवेंट हैं। ओके, देखिए क्या लिखा है कि हाल ही के दिनों में बिहार में करवाई गई जातिगत जनगणना के वर्तमान आंकड़े चर्चा के विषय बने हुए हैं। भारत में जातिगत जनगणना सर्वप्रथम 1931 में हुई थी। हालांकि बाद में भी जनगणनाओं में जाति के स्थान पर भरा गया, किंतु उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। अगला क्या है, अगला है कि वर्तमान में बिहार में हुई जातिगत जनगणना के अनुसार निम्न आंकड़े प्राप्त हुए हैं। इन्होंने इंट्रो लिखा, जो कि सही इंट्रो था, इसमें कोई गलत नहीं है, सही है इंट्रो, ये परफेक्ट इंट्रो है अगर इस सवाल के अनुरूप देखें तो। और इतना आपके पास समय भी नहीं होगा, मैंने बोला भी था इनको कि आप 250 से ज़्यादा वर्ड्स में लिखिए, इसीलिए इन्होंने इतना लिखा है। लेकिन अगर शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा तो आप इतना बड़ा इंट्रो मत लिखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपसे 10 नंबर का ये सवाल पूछा जाता है तो 2 से 3 लाइन में इंट्रो खत्म कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद आपको मुख्य हिस्से पर आ जाना है। वर्तमान में बिहार में हुए जातिगत जनगणना के अनुसार निम्न आंकड़े प्राप्त हुए हैं। लगभग में कौन कौन सा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, पिछड़ा वर्ग का 27%, और इन्होंने अपना आंकड़ा दे दिया है, जो कि सही किया है इन्होंने, ठीक है। आंकड़ों से यह स्पष्ट हो रहा है कि पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिलाकर देश की कुल जनसंख्या का लगभग 63% से अधिक हैं। अतः यहाँ जातिगत आरक्षण को और बढ़ाने की बात सामने आ सकती है। यानी कि इन्होंने सवाल के अनुरूप लिखने की शुरुआत तो की है। जो पूछा गया है कि जातिगत जनगणना और जातिगत आरक्षण के बीच में क्या हो सकता है, प्रासंगिक किस प्रकार बनाएगा, उसमें तो इन्होंने शुरुआत की है। अगला देखिए क्या लिखा है, शैक्षणिक संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लेना हो या सरकारी नौकरियों में सीट लेनी हो, जातिगत आरक्षण को बढ़ाने की मांग जोर पकड़ सकती है। आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में यह एक मुद्दा भी बन सकता है। बिल्कुल सही बोला है इन्होंने। तो अगला देखिए, आरक्षण की आवश्यकता क्यों। अब इन्होंने क्या लिखा है, आरक्षण की आवश्यकता क्यों। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों में अधिकतर पिछड़ी जातियां तथा आरक्षण तथा उनकी नौकरी तथा पढ़ाई में मदद मिल सकती है। जाति प्रथा से ग्रसित लोगों को समाज में स्थान दिलाने के लिए, देश में आबादी में उनका प्रतिशत ज़्यादा है तथा देश के विकास उनका योगदान बढ़ाने के लिए, उनके मन में जो हीनता की भावना बैठ गई है उसको उन्हें आगे बढ़ाकर दूर किया जा सकता है। ठीक है भाई, इन्होंने ये भी लिखा है, लेकिन इनका कास्ट सेंसस से क्या लेना देना है। आज ही बाल विवाह अधिकतर पिछड़ी जातियों में ज़्यादा आता, आरक्षण मिलने पर यह शिक्षा पर ध्यान देंगे तो सरकार की योजनाओं में लाभान्वित होंगे, बाल विवाह भी रुकेगा। नौकरियों में आरक्षण मिलने से इनकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति उन्नत होगी। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर ये पूछा गया था कि आरक्षण की आवश्यकता क्यों है, या ये पूछा गया, तो पॉइंट पढ़कर आपको लगा होगा कि बहुत सारे इन्होंने सही लिख दिया आंसर, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि कास्ट रिजर्वेशन जो है उसको कास्ट सेंसस के बाद किस प्रकार से प्रासंगिक किया जा सकता है, किस प्रकार से प्रभावित करेगा। इन्होंने आरक्षण की आवश्यकता लिखी है, आरक्षण की आवश्यकता नहीं पूछा गया था। आधा आंसर जो इन्होंने लिखा है यहाँ तक, वो परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट बोलते हैं इसको, परफेक्ट आंसर है, इसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन यहाँ से ये आंसर इरेलेवेंट हो गया, ये सवाल के अनुरूप तो है ही नहीं। जो सवाल पूछा गया है आपसे उसके अकॉर्डिंग ये आंसर परफेक्ट नहीं बैठता है, आएगा चीज़ बिल्कुल ही इरेलेवेंट हो गया। आरक्षण की आवश्यकता क्यों हो ये नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया है आपसे कि ये जो कास्ट सेंसस के डेटा आया है ये आरक्षण को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। इनके कुछ पॉइंट तो इसमें इन्होंने सही लिखा है, जिनकी संख्या ज़्यादा है उनको ज़्यादा दिया जा सकता है, लेकिन उसकी बाद में आपको विपक्ष में ये भी तो लिखना था कि इसमें एक खामी भी आ रही है कि एसटी आबादी को कम हिस्सा मिलेगा, या इससे जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनका फिर क्या होगा। जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, हम तो केवल ये सब बातें किस में कर रहे हैं, तो हम लोग केवल हिंदू धर्म में बात कर रहे हैं ना। हिंदू में ही जातियाँ होती हैं, उन्हीं में जाति का आधार पर आरक्षण दिया गया है, बाकी में तो जातियाँ नहीं होती। बाकी धर्म में सामाजिक भेदभाव का आधार जाति केवल और केवल हिंदू धर्म में होता है, और इसी का आधार पर आरक्षण भी दिया गया था SC ST को शुरुआत में, बाद में OBC को दिया गया है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आरक्षण की आवश्यकता क्यों है ये नहीं पूछा गया था इस सवाल में। आप भी अगर ऐसा गलती करते हैं तो मत कीजिएगा। इसे पूछा गया है कि कास्ट सेंसस के जो है वो रिजर्वेशन पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, बस आपसे यही पूछा गया है, ठीक ना। और अगर कास्ट सेंसस जो है वो रिजर्वेशन को किस प्रकार से रिलेवेंट बना सकता है और किस प्रकार से वर्तमान का जो रिजर्वेशन सिस्टम है इसको बिगाड़ सकता है। जैसे एक बच्चे ने लिखा था, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा और डीप में ले जा रहा हूँ आपको। एक बच्चे ने लिखा था कि 1992 का इंदिरा साहनीवाद में क्या किया गया था, तो आपका 50% का रूल बनाया गया था। लेकिन अब ये रिलेवेंट नहीं है। आपको मैं थोड़ा सा डीप जाकर बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने EWS को मान्यता दी तो 50% की जो सीमा थी इसका उल्लंघन ऑलरेडी हो चुका है। अब ये 50% की सीमा मायने नहीं रखती है ये सीमा। तो थोड़ा सा डीप जाकर लिखने की कोशिश कीजिएगा और इस तरह के फैक्चुअल रूप से गलतियाँ नहीं करनी है। जैसे कई सारे बच्चों ने लिखा है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, कि प्राचीन काल से ये शब्द यूज़ किया, प्राचीन, एंशिएंट,
किस एंशिएंट इंडिया में आप रिजर्वेशन सिस्टम की बात करते, कहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया एंशिएंट इंडिया में? मैंने भी तो पढ़ा एंशिएंट हिस्ट्री, कहीं पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। मराठा साम्राज्य में थोड़ा बहुत आपको दिखता है, लेकिन वो भी रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन तो नहीं था। थोड़ा बहुत उनको सहूलियत दी जाती थी काम में, लेकिन मराठा साम्राज्य में, लेकिन रिजर्वेशन नहीं था वो। बहुत सारे बच्चों ने इंट्रो में लिखा है कि प्राचीन काल से, पता है मुझे, उन्होंने किताब से चिपा है, सबने आंसर राइटिंग किताब से चिप कर भेजा है, जो कोचिंग वाले उनको गलत सलत करवाते हैं। प्राचीन भारत में रिजर्वेशन सिस्टम कहाँ पर दिखता है आपको? प्राचीन भारत में रिजर्वेशन सिस्टम रहता तो इतनी ज़्यादा जातिगत रूप से पिछड़े ही नहीं होते लोग। क्यों फिर हम 1947 में इनके जातिगत रूप से पिछड़े होने की बात करते? तो ये सब फैक्चुअली गलत मत लिखिएगा, चेपिएगा मत कहीं से। आंसर मुझे पता है बहुत सारे उन्होंने चेप कर भेजा हुआ है, तो चेपने की कोशिश मत कीजिएगा, बेकार होते हैं बुक के आंसर। खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। और प्राचीन भारत में कहीं पर भी कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं था, तो ये आंसर भी आपका क्या है? इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट है मतलब कि इसका आधा हिस्सा तो बहुत ही अच्छा था, शुरुआत से पढ़कर यहाँ तक अगर कोई पढ़ के नंबर दे देगा, मान लो एवरेज मार्किंग, तो बढ़िया नंबर दे देगा, लेकिन आगे पढ़कर वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे का हिस्सा जो है ये क्या है, सवाल से मैच नहीं कर रहा है। तो आप भी समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपका आंसर जो है वो सवाल से मैच करना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा क्या तरीका होता है कि आंसर राइटिंग करने से पहले कीवर्ड्स को चुन लीजिए। जैसे जातिगत जनगणना यहाँ पर कीवर्ड है, जातिगत आरक्षण दूसरा कीवर्ड है, और भी अधिक प्रासंगिक बनाएगा, ये यहाँ पर 3 कीवर्ड है मात्र। इसी के इर्द गिर्द आपका आंसर घूमना चाहिए। अगर नहीं घूम रहा है तो आप गलत लिख रहे हैं आंसर को। ओके, चलिए अगला आंसर दिखाता हूँ। एक और आंसर है किस चीज़ पर? जातिगत जनगणना पर। देखिए कहाँ से शुरुआत किया, और ये हिंदी माध्यम में जो मेरे पास आंसर आए उससे सबसे अच्छा आंसर था। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना संपन्न करवाई गई, जिसमें अनुसूचित जनजाति जातियों सहित अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य समूहों की आबादी व्यापक रूप से आंकड़े प्रकाशित किए गए। परफेक्ट इंट्रो, परफेक्ट इंट्रो है, इतना ही स्ट्रेट लिखना होता है आपको, कोई ज़्यादा उलझना नहीं होता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए बात कही गई है, ये भी इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। नीति निषेध तत्व की इन्होंने बात की, बिल्कुल सही लिखा है। अगला देखिए क्या है, वर्तमान समय में आरक्षण का प्रारूप क्या है? तो ओबीसी को 29% है, एससी को 15%, एसटी को 7.5% है, सामान्य वर्ग को ईडब्ल्यूएस को कितना दिया गया है? तो 10% दिया गया है। ये संशोधन करके आप 2019 में शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ तक देखिए आगे क्या लिखा है इन्होंने कि चूंकि आरक्षण का मूल उद्देश्य था समाज के कमजोर और वंचित तबकों को आरक्षण देकर समाज के मुख्य धारा से जोड़कर सामाजिक उत्थान करना, जिसके सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हुए हैं। जैसे महिलाएं जो देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, आरक्षण के लाभ से सरकारी नौकरी, चुनाव, शिक्षा आदि जगहों पर लगातार प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है उनका, ये भी इन्होंने परफेक्ट लिखा है। अनुसूचित जनजाति के बारे में लिखा है, जाति के बारे में, सरकार का प्रतिनिधित्व पिछड़े वर्ग का भी प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, ये भी इन्होंने सही लिखा है। अगला क्या लिखा है इन्होंने? अगला लिखा है कि लेकिन जाति के आधार पर दी गई और जातियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं होने पर यह समस्या बनती रही। यही चीज़ तो डिमांड कर रहा था ये सवाल, कि क्यों जारी किए गए हैं कास्ट सेंसस। इन्होंने लिखा है कि लेकिन जाति के आधार पर दी गई और जातियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं होने पर यह समस्या बनती है कि आरक्षण का लाभ जिन जातियों को मिला है। समस्या यह भी थी कि केंद्र और राज्यों के पास जातियों संबंधित आंकड़ों में भिन्नता है। साथ ही कुछ जातियां तो केंद्र के डेटा में सामान्य वर्ग में हैं, वही राज्य सरकार में पिछड़े वर्गों में हैं। इन समस्याओं को केंद्रित करके, यही तो समस्या था, यही तो कोर वैल्यू था जिसको लिखना था आपको। समाधान में जाति, सामाजिक, आर्थिक जनगणना निम्नलिखित रूप से सहायता कर सकती है। अब यही चीज़ तो लिखना था, यही तो डिमांड कर रहा है कि कास्ट सेंसस जो है वो जो करवाया गया है वो रिजर्वेशन पर क्या प्रभाव डालेगा और क्यों जरूरी हो गया था, किस प्रकार से प्रासंगिक बनाएगा, लॉजिकल किस प्रकार से बनाएगा। तो जब तक आप समस्या नहीं बताओगे तब तक आप समाधान पर कैसे आ जाओगे। अब आप समझ पा रहे हो कि सवाल में क्या डिमांड किया जाता है। आप जो आंसर कई बार मेंस में लिख कर आते हो, आपको लगता है बहुत अच्छा आपने लिखा है, लेकिन दरअसल में वो इररिलेवेंट होता है आंसर, ठीक है ना। इसीलिए कम नंबर मिलते हैं। बहुत अच्छा लिखने के बाद, हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होने से, रिप्रेजेंट बहुत अच्छा करने से नंबर सारे नहीं मिलते हैं। जो पूछा गया वो अगर आप नहीं लिखेंगे तो कितना भी अच्छा आप सुंदर लिख के आए, आपको नंबर नहीं मिलेगा। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, वर्तमान समय वंचित तबकों की पहचान कर नीति निर्माण की मुख्य धारा में लाकर, ये बिल्कुल सही किया है। विभिन्न जाति समूह, वितरण समूहों को समझकर और जातियों का उपवर्गीकरण का लाभ पहुंचाया जा सकता है, ये भी सही लिखा है इन्होंने। सटीक आंकड़े के आधार पर समान वितरण सुनिश्चित किया जा सकता है, ये भी एक फायदा होगा कास्ट सेंसस का। अगला क्या है, नीति निर्माताओं को प्रत्येक समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं को लक्षित कर नीति निर्माण में सहायता कर सकता है कास्ट सेंसस। और ये स्पष्ट आंकड़े से सामाजिक गतिशीलता को बेहतर तरीके
तरीके से समझा जा सकता है, ये भी इन्होंने सही लिखा है। एक विरोधाभासी प्रवृत्ति यह देखा गया है कि आरक्षण का लाभ वह वर्ग भी ले रहा है जो सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न है। जातीय जनगणना इसका भी समाधान कर सकती है, ये भी इन्होंने परफेक्ट लिखा है। हालांकि कुछ समालोचकों ने जातीय जनगणना संबंधी कुछ समस्याएं भी बताई है। मैंने बताया ना, पक्ष और विपक्ष दोनों में आपको पॉइंट लिखना होता है। और अगला इन्होंने यही लिखा है, क्या लिखा है कि जाति के आधार पर आरक्षण सामाजिक समरसता एवं एकता को भंग कर सकता है। उसके बाद इन्होंने कुछ उसकी खामियां गिनाई हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा, हालांकि सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कर रही है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे बिहार सरकार का कुशल युवा कार्यक्रम इत्यादि। इसके अतिरिक्त सरकार अन्य प्रयास भी कर रही है और वगैरह वगैरह इन्होंने लिखकर संपन्न किया है। और इन्होंने बेहतरीन आंसर लिखा था। ये मैं क्या बता रहा हूँ कि देखिए, इनका रिप्रेजेंटेशन पर जाएंगे तो इनका रिप्रेजेंटेशन से अच्छा रिप्रेजेंटेशन था पिछले आंसर्स का, लेकिन इनका सवाल के हिसाब से जो आंसर लिखा है वही तो डिमांड कर रहा था। जो आंसर डिमांड कर रहा था कि जातिगत जनगणना आने से आरक्षण पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, तो टारगेटेड आरक्षण हो सकता है, क्यों लाया गया उस समस्या को इन्होंने लिखा है। और उसके विपक्ष में भी पॉइंट लिखा है, जातिगत जनगणना जो है वो किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है। तो इन सब चीज़ों को आपको लिखना था। विपक्ष में कुछ और अच्छे पॉइंट लिखे जा सकते। देखिए, 100% परफेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन जितने आंसर मैंने अभी आपको पढ़ाए उनमें सबसे ज़्यादा रिलेवेंट आंसर यही है सवाल के अकॉर्डिंग। ये चीज़ क्लियर हो रहा है। अब एक और सवाल है लखनऊ अधिवेशन संबंधित, वो मैं पढ़ाता हूँ। उसको मुझे समझाना है तो उसको समझ जाएंगे आप, तो खुद से लिख सकते हैं उसको। चलिए दिखाता हूँ मैं। और इससे भी अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं। एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ, कई सारे बच्चों को लगेगा कि ये सबसे अच्छा आंसर है, मॉडल आंसर हो गया। नहीं, इससे भी अच्छे पॉइंट्स हैं अभी इसमें, खामियाँ भी, लेकिन लगभग में करीब करीब पहुँचे हैं ये सवाल के डिमांड के। कुछ और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी कुछ और आएंगे, नेगेटिव भी कुछ और आएंगे। आंकड़ों को और स्पष्टीकरण के साथ 2-4 पॉइंट और भी ऐड करने चाहिए थे, लेकिन फिर भी जो सवाल पूछे गए उसके सबसे करीब ये आंसर पहुंच रहा था। आप भी लिखने की कोशिश कीजिए, लिखकर एक बार कोशिश कीजिए। पहली बार में हो सकता है 1 पेज ही लिखें, 50 शब्द ही लिखें, 100 शब्द ही लिखें, लेकिन शुरुआत तो होगा। 0 से अच्छा तो 50 होता ही है, 0 से अच्छा 100 तो होता ही है। शुरुआत करना ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते देख, सवाल है अगला कि 1916 लखनऊ अधिवेशन मुस्लिम लीग से समझौता कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी। विवेचना कीजिए कि मतलब 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, आपको पता होगा कि लखनऊ अधिवेशन में 2 चीज़ें मुख्य रूप से हुई थी। पहला क्या हुआ था? पहला हुआ था कि नरम दल और गरम दल जो थे, इन दोनों के बीच में समझौता हो गया था। और दूसरा क्या था? दूसरा इसमें था कि लीग, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था। तो बहुत सारे इतिहासकार हैं जो इसको कांग्रेस की पहाड़ों जैसी भूल मानते हैं। कि क्या मानते हैं कि ये सबसे बड़ा ब्लंडर था, कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी की आपको विवेचना करना था, यही पूछा गया है आपसे। तो किस प्रकार से वो भूल थी ये आपको बताना था। इस आंसर को पढ़ते हैं। और आंसर देखिए, बुरा नहीं होता मेरे लिए कोई भी आंसर। मैं सबसे पहले जो भी आंसर लिखता है उनके प्रयासों को अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन एक कोशिश की है, यही बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे तो हाथ भी नहीं चलाते हैं, मैं सही कह रहा हूँ। वो तैयारी बस करते रहते, पता नहीं किस भ्रम में, नहीं लिखते हैं बहुत सारे लोग। अगर इन्होंने लिखा है तो यही बहुत अच्छी काम किया, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। देखते हैं क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है सबसे पहले कि इन्होंने इंट्रो नहीं लिखा। इंट्रो लिखा ही नहीं, कहाँ है इसमें इंट्रो, मुझे बताइए। लखनऊ अधिवेशन 1916 मुख्य बिंदु पूछा ही नहीं गया। लखनऊ अधिवेशन 1916 का मुख्य बिंदु इसे तो पूछा गया है कि कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता था, वो बहुत बड़ी भूल थी कैसे। फिर भी चलिए पढ़ते हैं इनके आंसर को। इस अधिवेशन में कांग्रेस के और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए। बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट के प्रयासों के कारण कांग्रेस और नरमपंथी गरमपंथियों को एक ही मंच पर ला दिया गया। इस पैरा का इस पैरा से कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। यानी कि आंसर में क्या नहीं है? तो फ्लो नहीं है। एक पैरा दूसरे से रिलेट होते जाता है नीचे तक, तो अच्छा लगता है पढ़ने में। ओके, कथन फिर इन्होंने लिख दिया, अगर कांग्रेस सूरत में दफन हो गई जो इसका पुनर्जन्म, तो इसका पुनर्जन्म लखनऊ में वाजिद अली शाह के बगीचे में हुआ था। इस कथन का यहाँ पर क्या रिलेवेंट बनता है बताइए। इसको आप यहाँ पर लिख लेते ऊपर में शुरुआत में, तो थोड़ा सा रिलेवेंट भी बनता कि भाई शुरुआत इन्होंने किसी कथन से किया है। इस कथन का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं बनता है, कोई भी औचित्य नहीं बनता है। इसको नहीं लिखना ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि कोई यहाँ पर औचित्य बन ही नहीं रहा है इसका। और इंट्रो कौन सा है इन तीनों में, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे बताइएगा। देखिए, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आंसर चेक कर रहा हूँ। इसमें इंट्रो कौन सा है? तीनों अलग अलग हैं, पता ही नहीं चल रहा कि इंट्रो कौन सा है। इंट्रो में आप ये लिख सकते थे, जैसे इन्होंने शुरुआत की
इस अधिवेशन में कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये लिख सकते थे ये, और उसके बाद उससे पहले ये लिख देते कथन, तो ये भी चल जाता, फिर भी एक बार चल जाता, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ अधिवेशन की मुख्य धाराएं, आप भी ये गलती करते हैं, इनका प्रयास बहुत अच्छा है, बार बार कह रहा हूँ, इन्होंने नहीं से अच्छा लिखने की कोशिश की है और उस हिसाब से बहुत अच्छा लिखा पहली बार के हिसाब से। धाराएं नहीं होती हैं, कोई धारा नहीं होता है, कोई कानून थोड़ी नहीं धारा, उसको क्या बोलते हैं, प्रावधान। लखनऊ अधिवेशन के मुख्य प्रावधान, अगर यही लिखना है आपको, वैसे तो इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा है तो धारा नहीं, प्रावधान, प्रावधान लिख सकते हैं आपको। उसके बाद इन्होंने लिखा है लखनऊ अधिवेशन का बहुत सारे प्रावधानों को इन्होंने लिख दिया है कि ये हुआ था, वो हुआ था, ठीक है, सब कुछ सही है। अध्यक्ष कौन था, कांग्रेस प्रतिनिधित्व किसने किया, मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किसने किया, ये सब कुछ लिख दिया है, लेकिन ये सब कहाँ पूछा जा रहा है, सवाल है, मुझे बताइएगा। हाँ, लेकिन क्या पूरा आंसर गलत है? नहीं, पूरा आंसर गलत नहीं है। आगे का आंसर इनका बिल्कुल परफेक्ट है, मैं पढ़वाता हूँ कितना अच्छा लिखा है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता का आभास करवाता है। जैसे लग रहा है आंसर यहीं से शुरू हो रहा है, ओके, प्रतीत हुआ, पर इससे दूरगामी परिणाम बहुत ही खराब निकले। पर इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही खराब निकले। इन परिणामों को देखकर हम कह सकते हैं कि यह कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी। ठीक है, कैसे? परिणाम था भूल जिसका हर्जाना हमें आज तक चुकाना पड़ रहा है। परिणाम या भूल लिखा है इन्होंने। देखिए अगला क्या लिखा, पहला इन्होंने अल्पसंख्यक होने के आधार पर मुसलमानों को एक बट्टा प्रतिनिधित्व देकर, जिसके फलस्वरूप सांप्रदायिक राजनीति के जोर पर गए, जो आज तक जारी है। ठीक है, सभी संप्रदाय अपने अपने हित की बात करने लगे, चाहे वो सिख हों या हरिजन। भारत एक राष्ट्रीय भावना से उठकर धर्म हित की ओर चला गया। ये भी इनका ठीक है, मान लेते एक बार को ठीक है। विधायिका में मुस्लिम सदस्यों की संख्या प्रांत दर प्रांत निर्धारित की गई, जिससे सांप्रदायिक तो बढ़ी, लोगों के धर्म के नाम पर क्षेत्रों में भी बंटने लग गए। ये भी इन्होंने सही लिखा। सांप्रदायिक वीटो, ये भी इन्होंने सही लिखा, लेकिन किताब से इन्होंने छेपा है, मुझे पता चल गया कहाँ से आंसर लिखा है इन्होंने। ठीक है, अलग राष्ट्र की मांग लिखा है। सबसे खराब बात तो ये थी, जिसके बाद 1947 तक विभाजन हो गया, पेन रख दिया इन्होंने, पता नहीं क्यों। अगला है मुट्ठी भर नेता सत्ता को पाने के लिए आज़ादी के समय अलग राष्ट्र की मांग करने लग गए। अंततः परिणति तो यही हुआ था 1916 का कांग्रेस अधिवेशन का। मैं बताऊंगा, अभी आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या हो सकता है। मुस्लिम लीग अपने को भारत के हर मुसलमान का प्रतिनिधित्व के रूप में सिद्ध करना चाहती थी, तथा उसके मन में यह बात बैठा दी गई कि भारत एक हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। अल्पसंख्यक होने के कारण उनके साथ भेदभाव किया जाता रहा है और आज़ादी के बाद भी वह जारी रहेगा। और हालांकि कुछ मुसलमान नेता मौलाना आज़ाद, हजरत मजरुल हक आदि इन बातों को सिरे से नकार दिया था, पर 1916 के लखनऊ पैक्ट ने अपने दूरगामी परिणाम में आज़ादी के समय बंटवारे की स्थिति का भी जिम्मेदार और संप्रदायवाद के बाद धर्म वगैरह सब कुछ लिया। ठीक है भाई, देखिए इनका सबसे पहले क्या था, इंट्रो कोई मायने नहीं रखता था, इंट्रो था ही नहीं। सवाल का मुख्य हिस्सा जो है, इन्होंने मुख्य हिस्सा जो लिखा है वो काफ़ी हद तक रिलेवेंट है। उसमें कई सारे वैसे पॉइंट हैं जो अच्छे हैं और सही लिखा है इन्होंने। बहुत सारी जगहों पर इन्होंने कॉपी किया है, किस बुक से किया हुआ मुझे पता है, आंसर राइटिंग की जो बुक आती है, क्योंकि ये सवाल प्रीवियस ईयर का था, इसमें से इन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसमें भी गलती नहीं है, आप बिल्कुल मदद ले सकते। आंसर गलत नहीं है, आंसर का कुछ अच्छा और कुछ हिस्सा और भी अच्छा हो सकता था। इंट्रो का हिस्सा इनका अच्छा नहीं था, क्योंकि उसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था, कोई तारतम्यता नहीं था, कोई रिलेवेंट नहीं था, कोई एक लय नहीं था, कुछ भी नहीं था। इनका मुख्य हिस्सा जो था उसमें बहुत सारे पॉइंट अच्छे थे, लेकिन बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे जिसको और अच्छा लिखा जा सकता था। मैं एक और आंसर आपको दिखाता हूँ इसी सवाल का, आप भी लिखने की कोशिश कीजिएगा, और आपको जोड़ना हो तो आप बता दीजिएगा मैसेज करके, मैं आपको जोड़ दूंगा, और इसी हिसाब से आप सीख भी सकते हैं। इस आंसर से सीखने की कोशिश कीजिए। बाकी आंसर कोई ऐसे वीडियो बनाने के लिए नहीं लाया हूँ, आपको सिखाने के लिए ही लाया हूँ। ओके, अच्छे कंटेंट का मतलब यही होता है कि आप सीखें यहाँ से कुछ। ओके, चलिए आपको एक अच्छा आंसर दिखाता हूँ इसी पर। अच्छा क्या मतलब, इससे ठीक है। ओके, देखिए आंसर है एक और इसका हैंड राइटिंग जो है इससे अच्छा हो सकता है। हैंड राइटिंग ज़रूर थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा और स्पेस छोड़िए, अच्छे से रिप्रेजेंट करके लिखिएगा। लेकिन इस आंसर को पढ़िए, इनका कंटेंट जो है वो रिलेवेंट है, सवाल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको पढ़वाता हूँ कि अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में आयोजित किया गया था, जिसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के विशेष प्रयासों से नरम दल और गरम दल मुस्लिम लीग एक हो गया, और जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सही है इंट्रो में कोई गलती नहीं है, इंट्रो सही है, इनका परफेक्ट लिखा है इन्होंने इंट्रो, लेकिन काटना पीटना नहीं चाहिए, ये सबसे निगेटिव इफेक्ट पड़ता है आपके आंसर पर, ये सब नहीं करना है। ओके, इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए कि आपको ये सब ना करना पड़े एग्जामिनेशन में। देखिए आगे क्या लिखा है इन्होंने
कि यह समझौता इस मायने में भी महत्वपूर्ण था कि इसने भारतीय राजनीति में लीग के शक्ति को बढ़ाया और साथ में इन्होंने क्या लिखा है, और सत्र में दोनों समुदायों के बीच अस्पष्ट मित्रता के बावजूद सांप्रदायिकता को भारतीय राजनीति में एक अपरिहार्य हिस्से के रूप में स्थापित किया गया। यही तो इस का खामी था सबसे बड़ा, कि मुस्लिम लीग को आपने अपने समकक्ष बिठा लिया जो कि उसके लायक नहीं थी। यानी कि कांग्रेस ने पहली बार धार्मिक आधार पर बनी पार्टी को मान्यता दे दी। यानी कि कांग्रेस ने धर्म की राजनीति जो थी, धर्म के बात पर हिस्से की बात जो की जाती थी, उसको मान्यता दे दिया लीग को अपने साथ बिठाकर। ये नहीं करना चाहिए था। इसी कारण क्या हुआ, शुरुआत में तो ये चीज़ ठीक लगा कि हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी थी देश में, लेकिन बाद में इस चीज़ ने देश को बंटवारे पर लाके खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि लीग को कहीं न कहीं कांग्रेस ने अपने समकक्ष बिठाकर ये मान लिया कि मुसलमानों के प्रतिनिधि हम नहीं हैं, कौन है, तो मुस्लिम लीग है। ये सबसे बड़ी भूल मानी जाती है लीग की। ओके, कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल क्या मानी जाती थी, लीग को अपने समकक्ष बिठा लेना, क्योंकि लीग इस चीज़ को डिजर्व नहीं करती थी। वो भी तो एक विश्व हिंदू परिषद या अन्य जो छोटी मोटी पार्टियां थी राजनीति के नाम पर बनी हुई, उन्हीं के समकक्ष धार्मिक पार्टियां थी। तो आपने जब किसी मुस्लिम पार्टी को, धर्म के नाम पर बनी पार्टी को अपने समकक्ष बिठाया, तो इसका क्या तात्पर्य होता है कि आपने ये मान लिया कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है, तो लीग कर रही है यहाँ पर। और उसके साथ कांग्रेस ने समझौता किया। किस बात का समझौता? जब लीग किसी का प्रतिनिधित्व ही नहीं कर रही थी, लीग को कोई मानने वाला ही नहीं था भारत में, तो उसके अपने समकक्ष बिठाने की क्या मतलब बनता था, बताइए मुझे। तो यही सबसे बड़ी भूल मानी जाती है कांग्रेस की, और ये भूल जो था, इसको पहाड़ों जैसे भूल की बड़ी संज्ञा दी जाती है। अलग अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते ने भारत में सांप्रदायिक राजनीति की स्थापना कर दी और मान्यता दे दी सांप्रदायिक राजनीति को। किसने? तो कांग्रेस ने लीग के साथ समझौता करके। इस समझौते से कांग्रेस ने यह भी चुपचाप स्वीकार कर लिया कि भारत में अलग अलग हितों वाले अलग अलग समुदाय शामिल हैं। यानी कि अलग अलग हित, यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली जो थी, जो 1909 में लाया गया था कि धर्म के आधार पर राजनीति होगी, अंग्रेजों के द्वारा एक्ट में लाया गया था। इस एक्ट को मान्यता दे दी। सांप्रदायिक निर्वाचन को मान्यता किसने दे दी? तो कांग्रेस ने यहाँ पर 1916 में आकर लीग के साथ समझौता करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के जो मामले थे उसको मान्यता दे दी है। यहाँ पर ब्रिटिश के फूट डालो शासन करो के सिद्धांत को प्रबलता मिली। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, परफेक्ट पॉइंट लिखा है इन्होंने। इस समझौते के बाद मुस्लिम लीग ने अपना अलग अस्तित्व बनाए रखा तथा मुसलमानों के लिए एक राजनीतिक अधिकार की मांग करता रहा, जो कि सबसे ज़्यादा गलत चीज़ था। यही चीज़ तो चाहते थे ब्रिटिशर्स कि मुस्लिमों की अलग पार्टी बन जाए, हिंदुओं की अलग पार्टी हो जाए, हम स्थापित कर दें कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी है। जब आप मुसलमानों की पार्टी के साथ समझौता कर रहे हो तो आप ये मान रहे हो कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हो, जो कि सबसे गलत बात था। वो भी उस समय जब कांग्रेस में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे, मजरूल हक जैसे नेता शामिल थे, तब कांग्रेस ने इतनी बड़ी भूल की। कई सारे लोग 1916 के पैक्ट में जिन्ना को कोट कर रहे हैं कि जिन्ना लीग की तरफ से था। जिन्ना इसमें लीग की तरफ से नहीं था। जिन्ना इसमें बाल गंगाधर तिलक का वकील था और जिन्ना मुस्लिम लीग से घृणा करता था। मोहम्मद अली जिन्ना की मैं बात कर रहा हूँ, सही सुन रहे हैं आप। जो गांधी जी खिलाफत आंदोलन करते हैं जिसमें वो मुसलमानों के हक की बात करते हैं, तो वहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना जो है उसका विरोध करता है। बाद में राजनीति इस तरह से पलटती है कि जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा नेता बन जाता है। लेकिन मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस समय में जिन्ना का कोई ऐसा योगदान नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है, वो एक भारत की बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 सूत्री मांग वगैरह की इन्होंने बात की, जो कि अलग अच्छा लिखा है, अलग दिया जाए। असहयोग आंदोलन के बाद यह समझौता भंग हो गया और दोनों पार्टियां एक दूसरे के प्रतिनिधि हो गई। असहयोग आंदोलन के बाद क्यों भंग हो गया? क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी उसका अपना मंसूबा पूरा हो गया। उसको बस कांग्रेस के साथ एक ठप्पा चाहिए था कि कांग्रेस ने हमें स्वीकार किया है, और वो उसको मिल गया। असहयोग आंदोलन के बाद क्यों भंग हुआ? क्योंकि खिलाफत आंदोलन में भी उसको अपना मिल चुका था फायदा। खिलाफत आंदोलन विशुद्ध रूप से इस्लामिक रीजन से आंदोलन हुआ था, देश से उसका कोई लेना देना नहीं था। विशुद्ध रूप से कहाँ पर हुआ था? तो तुर्की में जो वहाँ का खलीफा था उसको हटा दिया था अंग्रेजों ने, तो उसके खिलाफ अपने देश में आंदोलन हो रहा था। उसका अपने देश से कोई लेना देना नहीं था। गांधी जी ने उसको जरूर एक मौका के रूप में देखा कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित किया जाए, वरना उसका आंदोलन का अपने देश से कोई लेना देना नहीं था। और सहयोग आंदोलन का जरूर था, लेकिन खिलाफत आंदोलन का ऐसा कोई लेना देना नहीं था। इसलिए बहुत सारे जो बड़े नेता हैं उन्होंने विरोध भी किया था कि खिलाफत आंदोलन को नहीं शुरू करना चाहिए भारत में, ये भारत के लिए सही नहीं है। कहीं न कहीं आगे जाकर सांप्रदायिकता को बढ़ाएगा। शुरुआत में भले ही उसने हिंदू मुस्लिम एकता कायम की, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को एक करने की कोशिश की, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति को भी कमज़ोर किया खिलाफत आंदोलन ने भारत में। ये कुछ पक्ष और विपक्ष दोनों बता रहा हूँ मैं। लेकिन अंततः वो जो आंदोलन था वो कहीं न कहीं भारत को विभाजन की तरफ भी ले गया।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि खिलाफत आंदोलन के बाद क्यों मुस्लिम लीग अलग हो गई और सहयोग आंदोलन के बाद, क्योंकि उसका मनसा पूरा हो गया था यहाँ पर। और इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, बहुत सारे पॉइंट इनके सही हैं। खिलाफत आंदोलन के पक्ष और विपक्ष दोनों पॉइंट्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बुरा आंदोलन था, उसके कुछ अच्छे फैक्टर्स भी हैं, जैसे मुस्लिम हिंदू एकता उससे ज़्यादा आज तक भारत में कभी मजबूत नहीं हो पाई खिलाफत आंदोलन के दौरान जितनी हुई है। गांधी जी को सर्वमान्य नेता के रूप में स्वीकार किया गया सभी वर्गों के द्वारा, देश में जगह जगह पर आंदोलन हुए, राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ, ये सब भी उसके पॉजिटिव पॉइंट हैं। लेकिन उसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे स्वदेशी आंदोलन के प्लस और निगेटिव पॉइंट है, उसी प्रकार से ये दोनों आंसर पढ़वा के, इतने सारे आंसर करवा के 4-5 मैंने दिखाए हैं। आपको ये तो अंदाज़ा हो गया होगा कि सबसे मुख्य चीज़ किस पर फोकस करना है। तो सवाल का डिमांड क्या है, सवाल का डिमांड क्या है, और उसके अनुरूप आंसर लिखना पड़ेगा। यानी कि सवाल को समझना पड़ेगा कि पूछा क्या जा रहा है। अगर यही नहीं समझ पाएंगे तो आप आंसर नहीं लिख सकते हैं। पूछा क्या गया है ये लिख समझिए, उसके बाद आंसर लिखिए, कीवर्ड्स को घेरिए, फिर आंसर लिखिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू आप सभी का।